गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, अभी आपका नवंबर में ही स्टेट टेट है, यानी यूपी टेट, यू टेट, झारखंड टेट, स्टेट टेट है और सी टेट आपका दिसंबर में होना है। तो आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो इसीलिए क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं, जिससे आप लोगों को अब लास्ट टाइम में क्वेश्चन से पढ़ के थोड़ा आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि नन्ही चींटी, एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है, आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, जो कोशिश करता है, जो प्रयास करता है, उसे एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों में किसे सम्मिलित किया जाता है? विविध पृष्ठभूमि के बालकों में किसे सम्मिलित किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है निर्धन तथा गरीब बच्चों को, अनुसूचित जाति के बच्चों को, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को, या इन सभी बच्चों को। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है, ये समावेशी शिक्षा से जो क्वेश्चंस हैं उससे लिए गए हैं। हमारे जो चैप्टर है समावेशी शिक्षा, उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो जो विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालक है उसमें किसे सम्मिलित किया जाता है? निर्धन तथा गरीब बच्चों को भी सम्मिलित किया जाता है, अनुसूचित जाति के बच्चों को भी किया जाता है और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को भी किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, यानी सारे जितने भी ये निर्धन और गरीब, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, सभी को इसमें सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? अभी इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फर्स्ट क्या है ऑप्शन? सामान्यीकरण सामान्य युवकों को कार्य सीखने के लिए सामाजिक वातावरण के निर्माण में सहायता करता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है समावेशीकरण समाज के शारीरिकीकरण अपंग भाग को समाज से मिलाता है। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है हमारा कि संस्था रहित शिक्षा प्रतिभाशाली बालकों तथा समान छात्राओं की सीमाओं को समाप्त नहीं करती। ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है थोड़ा थोड़ा, ये समान है, सामान नहीं है। ठीक है, क्या है? समान नहीं है, ये सामान नहीं, समान है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन है कि संस्था रहित शिक्षा प्रतिभाशाली बालकों तथा समान छात्राओं की सीमाओं को समाप्त नहीं करती। और फोर्थ ऑप्शन है कि शिक्षा की मुख्य धारा द्वारा प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों के साथ दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में संबंध स्थापित करते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इन चारों कथनों में से कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है? बताइए आप लोग। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 2। यानी जो समावेशीकरण है वो समाज के शारीरिकरण अपंग भाग को समाज से मिलाता है। ये ऑप्शन सही नहीं है।
और सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है कि सामान्यीकरण सामान्य युवकों को कार्य सीखने के लिए सामाजिक वातावरण के निर्माण में सहायता करता है। संस्था रहित शिक्षा प्रतिभाशाली बालकों तथा समान छात्राओं की सीमाओं को समाप्त नहीं करती। और ये जो है समावेशीकरण, ये सत्य नहीं है। फोर्थ क्या है, शिक्षा की मुख्य धारा द्वारा प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों के साथ दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में संबंध स्थापित करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है बी, यानी सेकंड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समावेशी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से है? समावेशी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से है? तो शिक्षा में लोकतांत्रिक, बालकों में नैतिक मूल्यों को, शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना, बालकों में नैतिक मूल्य का संचार करना, तीसरा ऑप्शन है बालकों को आत्मनिर्भर, और चौथा है उपरोक्त सभी। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं बताइए आप लोग। तो समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या है? शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना भी है, बालकों में नैतिक मूल्य का संचार करना भी है, बालकों को आत्मनिर्भर बनाना भी है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाता है हमारा उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सामाजिक दृष्टि से वंचित बालकों के उत्थान के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? सामाजिक दृष्टि से वंचित बालकों के उत्थान के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है निशुल्क शिक्षण उपलब्ध कराना, सेकंड है आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, थर्ड है अधिक पाठशालाओं को खोलना, या उपरोक्त सभी। यानी जो सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक है उनके उत्थान के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? क्या निशुल्क शिक्षण उपलब्ध कराना, क्या आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, क्या अधिक पाठशालाओं को खोलना, या उपरोक्त सभी? फटाफट से बताइए। तो ये सभी निशुल्क शिक्षण उपलब्ध कराना भी, अधिक पाठशालाएं खोलना भी, आवासीय शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना भी, ये सभी क्या हो जाते हैं? उपाय हो जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5th नंबर। अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक गतिशीलता से वंचित रहने के क्या कारण हैं? जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो सामाजिक गतिशीलता से वंचित रह जाते हैं, उसके क्या कारण हैं? तो बताएंगे आप लोग, उसके कारण क्या है? व्याप्त रूढ़िवादी परंपराएं है, या सभी प्रकार की शिक्षा से वंचित रहना है, या स्वयं को समाज से पृथक करना है, या मानसिक रूप से कमजोर होना है? बताइए, अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक गतिशीलता से वंचित रहने के क्या कारण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। सभी प्रकार की शिक्षा से वंचित रहना, यानी बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सभी प्रकार की शिक्षा से वंचित रहना। ये क्या है? अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक गतिशीलता के वंचित रहने के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति के बालकों की शिक्षा के खराब स्तर के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? यानी अनुसूचित जो जनजाति है उनके बालकों की शिक्षा के खराब स्तर के प्रमुख कारण कौन से हैं? विद्यालय में इन बालकों की कम शिक्षा, सेकंड क्या है पारिवारिक गरीबी, थर्ड है शिक्षा का प्रचार प्रसार न होना, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। फटाफट से बताएंगे अनुसूचित जनजाति के बालकों की शिक्षा के खराब स्तर के प्रमुख कारण कौन से हैं? ठीक है, तो विद्यालय में इन बालकों की कम संख्या, ये भी बिल्कुल सही बात है। पारिवारिक गरीबी, ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षा का प्रचार प्रसार न होना, ये भी सही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो फर्स्ट है अभिप्रेरणात्मक प्रारूप, सेकंड है आर्थिक प्रारूप, थर्ड है संज्ञानात्मक उपलब्धि पर प्रभाव, फोर्थ है
फोर्थ है हमारा शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव। फर्स्ट क्या है, अभिप्रेरणात्मक प्रारूप, सेकंड है आर्थिक प्रारूप पर, तीसरा है संज्ञानात्मक उपलब्धि पर, और शैक्षिक फोर्थ है शैक्षिक उपलब्धि पर। शैक्षिक है ये, शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव। ठीक है, तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग। वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा प्रभाव सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा हो जाता है, बी हो जाता है, यानी आर्थिक प्रारूप पर प्रभाव, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वंचित बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। वंचित बालकों की शिक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। सृजनशीलता को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, विद्यालय में स्वस्थ तथा विविध सहभागी क्रियाएं होनी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन होना चाहिए, या उपरोक्त सभी होना चाहिए। बताइए आप लोग, वंचित बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि वंचित बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो सृजनशीलता में प्रोत्साहन भी बिल्कुल सही बात है। दूसरा, विद्यालय में स्वस्थ तथा विविध सहगामी क्रियाएं होनी चाहिए। तीसरा, व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन होना चाहिए, यानी इसका आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिन्हें शिक्षा की ज़्यादा आवश्यकता है, उन्हें शिक्षा उपलब्ध किस तरह से कराई जानी चाहिए। अन्य सामाजिक बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या विश्वविद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालय के बच्चों के साथ, या नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा विश्वविद्यालयों में या विशेष विद्यालय में शिक्षकों द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, यानी ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है कि उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए, उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है, एक सेकंड, दूसरा है कि उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं के हल का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, और फोर्थ ऑप्शन है कि विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो बताइए फटाफट से कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं के हल का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, यानी तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, यानी ए बी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से 46 किसके कल्याण से संबंधित है। बताइए आप लोग। आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, दूसरा ऑप्शन है विकलांग व्यक्तियों से, तीसरा है धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, और चौथा है क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। ठीक है, तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग।
इसका आंसर बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से 46 किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, विकलांग व्यक्तियों से, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से या क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से? बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, यानी ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? तो इनमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? अनुच्छेद 29 का 1 भाग 1, अनुच्छेद 29 का भाग 2, अनुच्छेद 30 का भाग 1 और अनुच्छेद 30 का भाग 2। तो इनमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो भाषा और धर्म के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? बताइए फटाफट से कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आ जाता है अनुच्छेद 30 भाग 1 के अंतर्गत। अनुच्छेद का जो 30 है उसका भाग कौन सा है? 1, उसके अंतर्गत ये आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा किस पर हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है? क्या है समावेशी शिक्षा? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तीसरा क्या है? दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है या तथ्यों की शिक्षा यानी मतारोपण से संबंधित है? बताइए फटाफट से आप लोग। जो समावेशी शिक्षा है वो हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है या कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है या 2 मात्राएं इस पे, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है या तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है? बताइए फटाफट से 13 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है बी, यानी कक्षा में विविधता। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। कौन सा आंसर हो जाता है? बी हो जाता है, यानी कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। जो सफल समावेशन होता है उसको निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके? पृथक्करण के, अभिभावकों की भागीदारी के, क्षमता संवर्धन के या संवेदनशील बनाना। सफल समावेशन को किसकी आवश्यकता होती है? बताइए फटाफट से। तो इसमें से कौन सा हो जाता है? इसमें से आप किस पृथक्करण की आवश्यकता होती है, अभिभावकों की भागीदारी की होती है, क्षमता संवर्धन की होती है या संवेदनशील बनाना होता है? तो इसका हो जाता है ए इज द राइट आंसर, यानी पृथक्करण की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? फटाफट से बताएंगे आप लोग कि विद्यालय में, एक सेकेंड, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित वर्गों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? फर्स्ट क्या है कि बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनी अपराध बनाया जाए। दूसरा क्या है कि विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। तीसरा क्या है कि बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देने चाहिए। और चौथा क्या है कि आवासीय विद्यालय खोले जाने चाहिए। फटाफट से बताइए आप लोग, इसमें कौन सा राइट आंसर है? ठीक है, तो इसमें कौन सा होना चाहिए? ये सारे तीनों तो आपको लगे रहे होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि विद्यालय में बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति देने के लिए आपको कानूनी, आप उस पर कानूनी अपराध का वो लगा सकते हैं कि इसने कानूनी अपराध किया है। ये भी नहीं हो सकता कि विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने के लिए व्यक्ति को नियुक्त किया जाए ताकि वो बच्चों को रोज घर घर से पकड़ के लाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। और बच्चों को आकर्षित करने के लिए 5 रुपए देना भी, प्रतिदिन 5 रुपए देना, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? आवासीय विद्यालय खोले जाए, यानी घर के पास ही उसी दायरे में जहां पर घर है वहीं पे उसी के आवास में विद्यालय खोले जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय। एक समावेशी विद्यालय कैसा हो? विद्यार्थियों की नियोक्ताओं के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। एक समावेशी विद्यालय विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध करता है। ये परिणाम है, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक, तो आप लोग उसे सही कर लेंगे, ठीक है। एक सेकंड। तो थर्ड क्या है कि शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। एक समावेशी विद्यालय। लास्ट क्या है कि एक समावेशी विद्यालय विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। बताइए एक समावेशी विद्यालय कैसा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर, यानी बी इज द राइट आंसर, ठीक है। विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों, क्या है ये, परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके? ये आप थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, इसे ठीक कर लेंगे। अपेक्षा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? तो फर्स्ट ऑप्शन है, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। सेकंड है, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप उनकी रुचि विकसित करें। थर्ड है, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना। और लास्ट है, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं है। तो बताइए कि इसमें से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग फटाफट से। तो इसमें हो जाता है हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यानी आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। यानी जो उनकी सफलता है उसकी सफलता के अनुसार ही आप उनकी क्षमता में उनके विश्वास को अभिव्यक्त करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, फटाफट से करते हुए चलेंगे कि विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण। दूसरा है केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। थर्ड है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। और फोर्थ है विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। फटाफट से बताएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण करना। क्या हो जाता है इसका आंसर कि एक सेकंड, ए इज द राइट आंसर, यानी विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 19 नंबर। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए है कि इन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना।
दूसरा है उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। तीसरा है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। और लास्ट है कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। फटाफट से बताएंगे आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि यहाँ पे उन कर लेंगे, ये इस नहीं है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ये क्या है, ये उन है, यानी उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा, इसका आंसर हो जाता है 3rd नंबर, यानी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 20 नंबर, यानी समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। जो समावेशी शिक्षा है उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देता है, जो सभी निरयोग्य बच्चों को शामिल करती है। नेक्स्ट है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में बगैर सभी को ध्यान में रखती है। 4th है यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार है। तो जो समावेशी शिक्षा है उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। ठीक है, इसके जो ऑप्शन है वो क्या है कि जो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। सेकंड है जो सभी निरयोग्य बच्चों को शामिल करती है। तीसरा है कि जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। यहाँ पे शामिल है। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है तो आप लोग इसे ठीक कर लेंगे। ये शामिल करती है। ठीक है, शामिल करती है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाता है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा जो है वो उस विद्यालय शिक्षा को की ओर संकेत करती है। इसका आंसर हो जाता है सी, यानी 3rd ऑप्शन, यानी जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता, ये 2 बार लिखा हुआ है, इसे आप लोग काट देंगे, या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी को शामिल करती है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अभी इतने ही है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर और क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका एग्जाम है अभी, तो क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये आप अभी लास्ट टाइम में क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, आपका रिवीजन होता रहेगा। थ्योरी आपने पहले ही कंप्लीट कर ली होगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के माध्यम से फटाफट से अपना रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर और क्वेश्चंस लेके आएंगे। जब तक आपके एग्जाम होते हैं तब तक आप क्वेश्चन से रिविजन कीजिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको डेली बोलती हूँ कि 5 मिनट निकालिए, 5 मिनट निकाल के आप वीडियो जितनी जगह आप 5 मिनट में शेयर कर सकते हैं कीजिए। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए आपको बोलते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।